गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बारे में। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने इससे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और प्रिज्म के बारे में, और उससे पहले रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल्स किया हम लोगों ने बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्फेरिकल सरफेस एज द नेम सजेस्ट, ये वो सरफेस है जिसके थ्रू हम लाइट का रिफ्रैक्शन कराने वाले हैं। और ये सरफेस हमें कहां से मिलता है? वी ऑब्टेन स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम स्फीयर। कोई भी स्फेरिकल शेप का लेंस है, वहां से उस स्फीयर से कट करके हम स्फेरिकल लेंस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था मिरर्स में कि एक स्फेरिकल मिरर से हम स्फेरिकल मिरर कहां से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द स्फीयर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली लेंस के केस में भी दो तरह के लेंस हम लोग करने वाले हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। और लेंस से पहले हम लोग ऑलरेडी प्लेन मिरर्स के बारे में और अदर टाइप ऑफ मिरर्स एंड रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है जिसपे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया वो। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी। देखिए, एक चीज याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है और बहुत सारी लाइट रेज हर डायरेक्शंस में निकलती हैं ऑब्जेक्ट से। और जहां पे दो लाइट रेज मिलती हैं, जहां पे दो लाइट रेज मीट होती हैं, वहां पर इमेज बनती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से दो लाइट रेज निकली, हमने मान लिया एक लाइट रेज इस तरह से गई और इस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई। जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और जब इस डायरेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट होके गई, इस लाइट रे को जब पीछे एक्सटेंड किया तो ये कुछ यहां पे आके मिलेगी। सिमिलरली एक लाइट रे यहां से गई और यहां पे आके मिली, तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे दो लाइट रेज मिल रही है, तो इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगी। इस इमेज का नाम हमने दे दिया आई, ऑब्जेक्ट को नाम दिया ओ। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे इमेज बन रही है, और ये इमेज कैसे बनी? लाइट की रिफ्रैक्शन होने के बाद बनी। रिफ्रैक्शन किससे हुआ? स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए बाहर एयर था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड वी ऑल नो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यहां मान लीजिए ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है, ये है लेंस का पोल। इस सरफेस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल जो भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये चीज याद रखना कि स्फेरिकल सरफेस पे हम जब भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो जहां पे जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने माना इसे थीटा। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हमने कह दिया θ2। इस एंगल को अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा अज्यूम कर लिया, मान लिया। एक और चीज, ये वाला जो डिस्टेंस है ये u होगा। The distance of the object from the pole is represented with u
ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल v। देखो कैपिटल V को ऐसे और स्मॉल v को ऐसे लिखने की आदत बनाओ। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? यस, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये फिगर सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया। प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे इमेज बनी। अंडरस्टूड? देखो ये चीज हमें पता है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हमने बोल दिया P डैश। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक असम्पशन करेंगे कि ये जो लाइट रेज है ये पैरा एक्सियल है। ये दोनों लाइट रेज पैरा एक्सियल है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल बहुत छोटा है। तो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बहुत छोटे एंगल्स हैं। दीज आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो ये असम्पशन हमें करना है पहले, उसके बाद इसके फॉर्मूले में डेरिवेशन स्टार्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले असम्पशन करेंगे एज्यूम the light rays to be para-axial। ये assume करना है कि light rays para-axial है। इसका मतलब this implies that the angles alpha, beta, gamma are very small, तो अगर ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे, अगर ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे, इसका ये मतलब है कि sin अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। सिमिलरली sin बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। इसी तरह से sin गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा। तो असम्पशंस के बाद हमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक की चीजें आसान थी, कुछ था नहीं, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपने ये असम्पशन कर लिया कि ये पैराक्सियल है, इसे बोला ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम ले दिया A O P, अच्छा सब है C I, इसे बोल दिया था A। अब देखो कंसीडर ट्रायंगल OPA, OPA ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? AP अपॉन OP। यस और नो? हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ये वाले ट्रायंगल कंसीडर किया है APO। और अच्छा इससे पहले एक और चीज, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से इस पॉइंट को बोला P डैश, ये जो परपेंडिकुलर है ये P डैश इतनी छोटी डिस्टेंस है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि AP डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP, यानी P और P डैश के बीच की डिस्टेंस इतनी कम है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि P और P डैश एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि डिस्टेंस P डैश इज वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके, एंड हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। ये डिस्टेंस इतनी छोटी है कि इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो एंड अज्यूम डिस्टेंस AP डैश और AP इज इक्वल टू h, एंड अज्यूम AP इज इक्वल टू AP डैश इज इक्वल टू h। ये हमने अज्यूम कर लिया, इसकी हाइट h अज्यूम कर लिया। तो AP क्या हो जाएगा? AP अपॉन OP tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। AP हो जाएगा h अपॉन व्हाट इज OP? OP बताओ, माइनस u। याद रखना साइन कन्वेंशन वाला पोर्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, किस तरह से साइन कन्वेंशंस करते हैं, क्या क्या असम्पशंस है साइन कन्वेंशन के, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।
की बात करते हैं। लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस हैं, ठीक है, उसे हम पोल से मेजर करते हैं। राइट हैंड साइड के जितने डिस्टेंस हैं उसे हम पोल से मेजर करते हैं। यानी लेंस से सभी डिस्टेंसेस को हम लेंस के पोल से मेजर करते हैं, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के सभी डिस्टेंस को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं और राइट हैंड साइड के सभी डिस्टेंसेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यानी जिस तरफ से लाइट रे आ रही है, ये चीज तो पता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसी तरह से मिरर के भी लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज की डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लाइट रेज की डायरेक्शन का मतलब है when we are moving from left to right we will always consider the distance to be positive. Similarly अगर लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो जब पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गई चीजें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये कौन सी है? ए पी सी। कंसीडर ट्रायंगल ए पी सी। ओके, यहां पर tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AP अपॉन PC। इसे क्या लिखेंगे? H अपॉन R हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, एक्चुअली मैं चेक कर रहा था वीडियो प्रॉपर्ली बन रही है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसी तरीके से कंसीडर द ट्रायंगल, कंसीडर द ट्रायंगल, अब बताओ कौन सी ट्रायंगल होगी? API। कंसीडर द ट्रायंगल API। इसके लिए भी tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा इज इक्वल टू, बोलो, AP अपॉन PI। AP क्या हो जाएगा? H अपॉन व्हाट इज PI? PI इज V। तो तीन अलग अलग ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर किया, तीनों को कंसीडर करके tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यूज को फाइंड किया। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद यहां पे आएंगे, जो शुरुआत में हमने असम्पशंस लिए थे, इन असम्पशंस को कंसीडर करेंगे, इन असम्पशंस को अपने आगे के डेरिवेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। अंडरस्टूड? तो चलो, इसका ये मतलब है दिस इज कैन बी अप्रोक्सीमेटली written as sin alpha. Similarly, this can be approximately written as sin beta, and this can be approximately written as sin gamma. ठीक है? ओके, चलो यहां तक हो गया। यहां पे समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो sin tan alpha approximately equal to sin alpha and further is approximately equal to alpha. Similarly this is approximately equal to beta and this is approximately equal to gamma। ये चीज हो गई। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। देखो θ1 और θ2 को भी हमने बहुत स्मॉल कंसीडर किया है, पैरा एक्सियल रेज है, तो एंगल्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी यहां मेंशन कर देते हैं, एज द लाइट रेज आर वेरी स्मॉल, एज सॉरी लाइट रेज नहीं, एज द लाइट रेज आर पैरा एक्सियल, therefore θ1 and θ2 are very small। θ1 और θ2 बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब θ1 θ2 बहुत छोटे हैं क्योंकि पैराक्सियल से ये एंगल बहुत कम होगा, ये एंगल बहुत कम होगा। चलो यहां तक समझ में आ गया। इस साइड को रब करते हैं, ओके, इस वाली साइड को रब करते हैं, एज्यूम द लाइट इज नाउ, यहां से रब करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। हम लोग ऑलरेडी स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। यह होता है स्नेल्स लॉ। चलो θ1 देखो, as θ1 and θ2 are very small, so sin θ1 can be approximately written as θ1. Similarly, sin θ2 can be approximately written as θ2. ये चीज याद रखना, क्योंकि θ1 और θ2 एंगल्स बहुत स्मॉल है। और छोटे क्यों है, स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये लाइट रेज पैराक्सियल है, ठीक है। ये असम्पशंस हमने लिया, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, और हमने फिर ये असम्पशंस लिया, और असम्पशंस लेने के बाद हमने इस डेरिवेशन को स्टार्ट किया। तो ये डेरिवेशन जो फाइनल डेरिवेशन करके जो फाइनल फार्मूला आएगा, वो फार्मूला इसी बेसिस पे आया है कि हमने लाइट रेज को पैराक्सियल कंसीडर करते हुए स्टार्टिंग से पूरा डेरिवेशन किया, ठीक है। तो ये असम्पशन करने के बाद ही ये डेरिवेशन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट n1 θ1 is equal to n2 θ2। यस और नो? ओके, यस। आगे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। छोटी सी प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? वो एंगल जो ट्रायंगल से लगा हुआ है लेकिन ट्रायंगल के बाहर बना है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है θ1। अगर ऐसे बनाते तो ये एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली अगर ऐसे बनाते तो ये एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब θ1 θ2 θ3 ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अगर θ1 की बात करूं और इन दोनों को बोल दो φ1 φ2 φ3, इसका मतलब θ1 can be written as φ2 plus φ3. Similarly, θ2 can be written as φ1 plus φ2. θ3 can be written as φ1 plus φ3. ये चीज याद रखना। Sum exterior angle of the triangle is equal to sum of two interior opposite angles. तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं θ1 is equal to अल्फा प्लस बीटा। कौन सी ट्रायंगल से? किस ट्रायंगल को कंसीडर किया है हमने? इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया है। इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया है, ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC को कंसीडर करो, तो इस ट्रायंगल में θ1 is equal to अल्फा प्लस बीटा। तो n1 अल्फा प्लस बीटा is equal to n2 θ2 क्या होगा? अब θ2 के लिए हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा? ACI। ट्रायंगल ACI को कंसीडर करो तो क्या हो जाएगा? θ2 is equal to बीटा माइनस गामा, होगा ना? बीटा माइनस गामा। ये हो गया। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इन तीनों की क्या वैल्यूज लिखेंगे? इन तीनों की ये वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू, बीटा की वैल्यू h अपॉन r, सिमिलरली गामा की वैल्यू h अपॉन v। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया सपोज इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3 इन द इक्वेशन नंबर 4, सो वी गेट n1 अल्फा क्या है? h अपॉन माइनस u प्लस व्हाट इज बीटा? h अपॉन r, and 2 what is beta? h upon r minus what is gamma? h upon v। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे रख करते हैं, इस साइड को रख करते हैं।
पे क्या मिला n1 h अपॉन माइनस 2 प्लस h अपॉन r इज इक्वल टू n2 h अपॉन r माइनस h अपॉन v। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ से h कॉमन लेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, h यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, क्या मिला n1 अपॉन माइनस q प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। r वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इस वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा n2 बाई v, और ये वाला टर्म है यहाँ पे n1 माइनस 2 इज इक्वल टू इस वाले टर्म को उधर सेट करते हैं तो बन जाएगा n2 बाई r माइनस n1 बाई r। नाउ दिस इंप्लाइज दैट n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव हो गया यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना, इस पे बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखो रे ऑप्टिक्स की एक खास बात ये है कि रे ऑप्टिक्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े से फॉर्मूले हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसके हर एक टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो ये फार्मूला डेराइव हो गया n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, u is the distance of the object from the pole, r is the radius of curvature, यानी distance between c and p, n1 is the refractive index of first medium, यहाँ पे air है। Similarly, n2 is the refractive index of this spherical medium। ठीक है, n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा होगी क्योंकि जितने भी मीडियम्स हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर से ज्यादा ही होगा। तो अगर यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेफिनेटली एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, इसे बॉक्स में बंद कर लो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके आगे इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके।